नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और एक नए व्याख्यान के साथ मैं आज फिर से आपके बीच हूँ। और आज का जो हमारा व्याख्यान है वो बिल्कुल नया प्रकरण नहीं है, बल्कि जो पहले वाला व्याख्यान है उसी को कंटिन्यूस करेंगे हम आज के व्याख्यान में। पहले के व्याख्यान में जस्ट ठीक पहले जो व्याख्यान था वो भी नारीवाद से जुड़ा हुआ था, और जो आज का व्याख्यान है वो भी नारीवाद के साथ जुड़ा हुआ है। पहले वाले व्याख्यान में हम लोगों ने नारीवाद का सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषा या उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास किया था कि वास्तव में नारीवाद क्या है। आज के व्याख्यान में हम नारीवाद की जो मुख्य धाराएं हैं उनको पढ़ेंगे। आप जो बुक्स हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक हो या हिंदी माध्यम की बुक हो, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। उसमें नारीवाद की जो अवधारणा है और नारीवाद का जो विकास है उसके पश्चात, अर्थात नारीवाद की जो परिभाषा बताई गई है उस परिभाषा के पश्चात दो तीन हिंदी शब्द काम में लिए गए हैं। एक तो नया आपको जो सब टॉपिक मिलेगा उसमें वो मिलेगा नारीवाद की मुख्य धाराएं, और एक में मिलेगा नारीवाद की मुख्य लहरें। तो एक के लिए जो इंग्लिश शब्द काम में लिया गया है वो लिया गया है स्ट्रीम, और एक के लिए लिया गया है वेव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नारीवाद की मुख्य धाराएं, और नारीवाद की मुख्य लहरें वो अलग टॉपिक रहेगा, उसके बिंदु अलग रहेंगे सीखने के दृष्टिकोण से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नारीवाद की मुख्य धाराएं। धाराओं का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं ने कैसे नारीवादी जो आंदोलन है, नारीवादी जो विचार है, उसको किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, क्या डिमांड्स की हैं और किस तरह से उसको पूरी दुनिया में फैलाया है। तो ये जो नारीवाद को विभिन्न विचारधाराओं ने, विभिन्न प्लेटफॉर्मों ने कैसे प्रमोट किया है, ये वाला जो प्रकरण है, ये जो विषय वस्तु है, ये रहेगी नारीवाद की मुख्य धाराएं, यानी ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद की मुख्य धाराएं इसमें रहेगा। और नारीवाद की जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उन लहरों का मतलब है द ब्रॉड वेव्स ऑफ द फेमिनिज्म, यानी नारीवाद की जो मुख्य प्रमुख लहरें हैं उसका जो विषय वस्तु रहेगा वो रहेगा नारीवाद के विकास के चरण। नारीवाद कैसे, कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ, कहाँ तक कैसा था, अगले जो दशाब्दियाँ हैं, शताब्दियाँ हैं, अगले दशक हैं, अगले 50 साल में कौन कौन लोग आए, और किस तरह से उसकी विभिन्न मांगे थी वो बदलती चली गई, और लास्ट में 21वीं शताब्दी तक आते आते नारीवाद का जो स्वरूप है वो कैसे हो गया, वो एक अलग मामला है। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो नारीवाद की मुख्य धाराएं, ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म। मुख्य धाराओं का मतलब है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग तरह की सोच रखने वाले जो समूह हैं उन्होंने नारीवाद को किस तरह से परिभाषित किया और नारीवाद के लिए क्या प्रमुख मांगे की। तो 5 जो मुख्य वेब जो स्ट्रीम्स हैं, वो धाराएं हैं, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। श्यामपट्ट पर पहले से मैंने इसको लिख के रखा है। टॉपिक का आप डाल लीजिएगा। टॉपिक है नारीवाद मुख्य धाराएं, ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ फेमिनिज्म। तो जो नारीवाद को उठाने का प्रयास है, नारीवादी जो आंदोलन है उसको चलाने का जो प्रयास है, वो बेसिकली मैं बात कर लूँ 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक, इन विगत 200 वर्षों में जो प्रयास हुआ है, वो प्रयास जो यहाँ पे हुआ है वो प्रयास 5 विभिन्न प्लेटफॉर्मों से हुआ है। 5 अलग अलग जो विचार समूह हैं, 5 अलग अलग मंच हैं, उनसे इनको उठाने का प्रयास किया गया है, उनको बताने का प्रयास किया गया है। पहला जो मंच है वह है उदारवादी धारा, इसको हम बोलते हैं लिबरल स्ट्रीम। लिबरल स्ट्रीम यानी उदारवादी धारा, यानी उदारवादी जो सोच के विचारक हैं, उदारवादी या उदारवाद में विश्वास रखने वाले जो नारीवादी हैं, वो किस तरह से नारीवाद को परिभाषित करते हैं, कौन से डिमांड्स करते हैं। तो उदारवादी नारीवाद में हमें ध्यान देना है कि मैंने जब आपको अवधारणा के रूप में या विकास के रूप में, नारीवाद के विकास के रूप में जब मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में समझाया था, तो मैंने एक पुस्तक का जिक्र किया था। 1793 की वो पुस्तक है, और वो पुस्तक थी मेरी वोलस्टनक्राफ्ट की। मेरी वोलस्टनक्राफ्ट की जो पुस्तक थी 1793 में जो लिखी गई थी, उसके पश्चात नारीवाद का जो स्वरूप था वो व्यवस्थित रूप से हमारे सामने आया था। वास्तव में जो मेरी वोलस्टनक्राफ्ट है वो एक उदारवादी महिला है। आप ये पाएंगे कि उदारवादी जो नारीवाद है उसमें नारीवाद को उदारवादी विचारधारा के साथ मिलाने का प्रयास किया गया है। आप जो उदारवाद है वो अगला एक हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन आज के सत्र में, आज के इस व्याख्यान में क्या आप इतना समझ लें कि उदारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कानूनी समानता पर टिकी हुई हैं। तो उदारवाद केवल स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करता है। ठीक वैसे ही उदारवादी जो नारीवादी हैं वो भी महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता और कानूनी अधिकार और बराबरी की मांग करते हैं। तो उदारवादी जो नारीवादी रहे हैं उनकी जो मुख्य मांगे रही हैं, वो मांगे भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करी हैं। एक आपको नाम याद रखना है, मैरी वोलस्टनक्राफ्ट, जो उदारवादी महिला है, और उसने अपनी द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, इस पुस्तक में
जो प्रमुख डिमांड्स हैं नारीवाद को समझाने का प्रयास किया है, वो यहाँ पे हम देखेंगे इसको। देखिए, अवसर की समानता की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि उदारवादी जब हैं तो समानता की बात करेंगे। अवसर की समानता, लिंग आधारित भेदभाव की समाप्ति। उदारवाद है वो समानता स्थापित करता है, समता की बात करता है, तो यहाँ पे ये भी लिंग आधारित भेदभाव की समाप्ति पे बल देते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन उदारवादी मूल्य है, समानता की बात करता है, ये भी यहाँ पे हुआ है। गर्भपात कानूनों में ढील, गर्भपात कानून है, अबॉर्शन जो लॉज हैं उनमें ये ढील चाहते हैं। शिक्षा संबंधी अधिकार चाहते हैं, महिलाओं को शिक्षा मिले, पुरुषों के बराबर शिक्षा मिले, समाज के जो अन्य तबके हैं उनके बराबर महिलाओं को भी मिले। ठीक वैसे ही मतदान संबंधी अधिकार, राइट्स। देखिए 1793 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये वो दौर है जहाँ पे महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला हुआ है, तो मतदान संबंधी अधिकारों की मांग महिलाओं के लिए की जाती है इस मंच से, उदारवादी मंच से। और देखिए प्रभाव देखिए आप इसका, न केवल इस पुस्तक के बाद बल्कि सब्जेक्शन ऑफ द वोमेन्स जो जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की 1869 में वो पुस्तक प्रकाशित होने के पश्चात कैसे उसका प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में भी समझाया है कि जॉन स्टुअर्ट मिल महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और मताधिकार की बात करते हैं। तो 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पुस्तक थी द सब्जेक्शन ऑफ द वोमेन्स, उसके पश्चात पूरी दुनिया में किस तरह से विभिन्न जो देश हैं वहाँ पे खासतौर से यूरोप महाद्वीप के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। न्यूजीलैंड 1893, यूएसए में 1920, यूके में 1917 और फ्रांस में 1944, 1944 में। इन आंदोलनों के फलस्वरूप, इन डिमांड्स के बाद ये मताधिकार दिए गए हैं। तो काफ़ी हद तक हम ये मान सकते हैं कि उदारवादी जो प्लेटफॉर्म था नारीवाद को प्रमोट करने के लिए, वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा और असफल भी रहा। मैं बात कर लूँ असफलता की, तो उदारवादी हैं वो केवल डिमांड्स करने तक सीमित रहे। महिलाओं के जो वास्तविक, हम ये कहेंगे कि महिलाओं का जो वास्तविक शोषण हो रहा था, उस शोषण की जड़ों तक पहुंचने में नाकामयाब रहे, और शोषण की जड़ों को किस तरह से मिटाया जा सकता है उसका कोई एक निश्चित फार्मूला वो हमारे सामने नहीं रख पाए। तो दूसरे मन से फिर बात आई, तो दूसरी जो धारा है इसकी वो है आमूल परिवर्तनवादी धारा। आमूल परिवर्तनवादी, इसको हम रेडिकल स्ट्रीम बोलते हैं, रेडिकल। इसमें जो एक प्रमुख नारीवादी का नाम आएगा वो आएगा फायरस्टोन का, सुलामित फायरस्टोन। सुलामित फायरस्टोन ने रेडिकल स्ट्रीम में बोलते हुए कहा कि जो छिटपुट सुधार हैं, इस तरह के जो सुधार हैं, शिक्षा, मतदान, इन सुधारों से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमें व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। और जो उत्कटवादी हैं और जो उत्कट नारीवादी हैं या मूल परिवर्तनवादी नारीवादी हैं, उन्होंने ये समझाया कि वास्तव में जो नारी की समस्याओं की जो जड़ है वो पुरुष है, और पुरुष जब तक नारी के साथ है, उसका अटैचमेंट उसके साथ है, तब तक उसका शोषण जारी रहेगा। इसलिए वो जो उत्कट नारीवादी हैं, कुछ जो समूह हैं उत्कट नारीवादियों की, उन्होंने अलग जो बस्तियां हैं, महिलाओं की अलग बस्तियां बसाने की हिमायत करी कि महिलाओं की अलग बस्तियां हों जिनमें पुरुषों का प्रवेश ही वर्जित हो, केवल बहुत सीमित उपयोग है तो ही पुरुषों को वहाँ पे लाया जाए, अदरवाइज तो उनकी बस्तियां ही अलग हो। छुटपुट सुधार जो होने वाले हैं उनसे काम नहीं चलने वाला है। जो शोषण की जड़ें हैं वो पुरुषवादी जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था बनाई हुई है उसमें नीत है, और पुरुषों से अलगाव ही महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, ये इनकी सोच थी। तो ये लिंग आधारित श्रम विभाजन की समाप्ति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब तक लिंग आधारित श्रम विभाजन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक महिलाओं का शोषण बदस्तूर जारी रहेगा। तो लिंग आधारित, यद्यपि उदारवादी भी बात करते हैं कि लिंग है वो जो जेंडर है, मैं आपको कल बात कर चुका हूँ कि इसमें सेक्स और जेंडर में हमें डिफरेंस समझना है। सेक्स का मतलब है नेचुरल, मैन और वुमेन। जेंडर का मतलब है कृत्रिम, जो समाज ने बनाया है कि ये महिला और ये पुरुष है। तो एक सोच है जो अलग दिखाने का प्रयास करती है। तो ये कहते हैं कि लिंग आधारित श्रम विभाजन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक जो महिला शोषण है वो जारी रहेगा। अतः इसको स्ट्रिक्टली किया जाना जरूरी है। और एक स्त्रियों की स्वायत्त बस्तियों की बात करती हैं। फिर इनका एक प्रमुख नारा है कि आज तक का जो सारा इतिहास है वो, आज तक का जो इतिहास है वो पुरुष का नारी पर अत्याचार का इतिहास है। ये इनका एक फेमस नारा है कि इतिहास में जो कुछ भी है वो पुरुषवादी जो शोषण की प्रकृति है या पुरुषवादी जो सोच है उसी को उजागर किया है, और नारी है उसके शोषण को दिखाया गया है। तो इस तरह की ये बात करते हैं। मैं बात कर लूँ तीसरी स्ट्रीम की, तो तीसरी जो स्ट्रीम है वो है समाजवादी धारा या सोशलिस्ट स्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं। सोशलिस्ट स्ट्रीम जो है वो समाजवादी धारा है, और इसमें आप ये समझ लें कि इसकी जो मुख्य वक्ता हैं, समाजवादी जो नारीवादी हैं, उनमें जो मुख्य इसके जो प्लेटफॉर्म पे जो वक्ता है वो उसका सिला रोबोथम नाम है।
सिला रोबाथम इसकी प्रणेता है। सिला रोबाथम ने, हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी जो मंच है उसके माध्यम से नारीवादी अधिकारों की मांग करी है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि समाजवाद का मतलब है, समाजवाद को हमें मार्क्सवाद के साथ जोड़ के देखना है। मार्क्सवाद का जो परिष्कृत रूप समाजवाद हमारे सामने आया था, तो समाजवादी धारा के जो नारीवादी हैं वो जो मार्क्सवाद की मान्यताएं हैं उनके साथ नारीवाद को मिला के देखते हैं और नारी समस्याओं को देखने का प्रयास करते हैं। तो मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं की बात कर लो तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद ये मानता है कि वर्ग संघर्ष विद्यमान है। तो जहाँ पे वो मार्क्सवाद ये मानता है कि समाज में दो वर्ग हैं, एक श्रमिक वर्ग है या जिसको हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग है, दूसरा बुर्जुआ वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है। तो ये बात करते हैं दोनों वर्गों में संघर्ष की। ठीक वैसे ही मार्क्सवाद के जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नारीवादी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको समझाने में वो कहते हैं कि समाज में भी, ठीक परिवार में भी दो वर्ग हैं, एक महिला वर्ग है और एक पुरुष वर्ग है। और पुरुष वर्ग है उसकी तुलना वो पूंजीपति वर्ग के साथ करते हैं और महिला वर्ग की तुलना श्रमिक वर्ग या गरीब वर्ग या सर्वहारा वर्ग के साथ करते हैं। और इस शोषण के लिए वो बेसिकली जो बात करते हैं वो बात करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था की, कि पूंजी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, पूंजीवादी सिस्टम है, जिस तरह से पूंजीवाद है, पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया है या पूंजीवाद के कारण वर्ग संघर्ष पैदा हुआ है और समाजवाद की वास्तविक स्थापना पूंजीवाद की समाप्ति के पश्चात हो सकती है। ठीक उसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ पे भी जो महिलाओं की समस्याओं का मुख्य कारण है वो पूंजीवाद है। पूंजीवाद को समाप्त किए बिना नारी अधिकारों या नारी जो डिग्निटी है उसकी बात नहीं की जा सकती, नारी को न्याय नहीं मिल सकता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल सकते। तो ये शोषण की जो जड़ें हैं उसको किस में देखते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में देखते हैं। और बात कर लूं मैं, असली कारण पूंजीवाद को मानते हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि ये असली कारण मानते हैं कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है, पूंजीवादी सिस्टम है, उसको असली कारण मानते हैं। क्योंकि जो पुरुष है वो क्या करता है, पूंजी अर्जन के लिए या धन कमाने के लिए परिवार से बाहर निकलता है सार्वजनिक रूप से कमाने के लिए, और महिलाएं हैं वो घर का काम करती रहती हैं। तो वो घर में शोषण का क्या करती हैं, शोषण, जो घरेलू कार्य उनको होता है उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। घरेलू कार्य में वो ऐसे ही, इसको शब्द बोलते हैं, वो बेगार के रूप में देखते हैं इस चीज़ को। और जो पुरुषवादी जो तत्व हैं या पुरुष जो है वो कैपिटल गेन करने के लिए या पूंजी कमाने के लिए या धन कमाने के लिए आर्थिक लोलुपता में वो घर से बाहर निकलता है और वो अपनी पूंजी इकट्ठा करता है। जो जी वो अपनी पूंजी अधिक कमाएगा, अधिक मेहनत करेगा, बाहर रहेगा, उतना ही महिलाओं का शोषण घर के अंदर बढ़ता चला जाएगा। ये इनकी मुख्य दलील है। चौथी धारा की मैं बात कर लूँ तो वो है उत्तरी औपनिवेशिक नारीवाद, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जो है वो उत्तर औपनिवेशिक का मतलब आप यहाँ पे समझ लें। उत्तर औपनिवेशिक का मतलब है उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात का नारीवाद। तो हम बेसिकली देखते हैं कि अगर पूरी दुनिया में हम बात कर लें तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वो विभिन्न जो पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं, उनके उपनिवेश रहे हैं। उपनिवेशों का जो समापन है या उनकी समाप्ति जो हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हमें तेजी से देखने को मिलती है। तो उत्तर औपनिवेशिक जो नारीवाद है, पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिज्म है, वो बात करता है कि जो आप नारी जो समस्याएं हैं उनको पश्चिमी जो पर्सपेक्टिव है उससे मत देखो, आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से मत देखो। नारीवाद की जो समस्याएं हैं वो अब तक जो नारीवादी आंदोलन चला है उसमें जो समस्याएं हैं वो व्हाइट वुमेन की समस्याएं हैं। व्हाइट वुमेन का मतलब है पश्चिमी जो महिलाएं हैं, जो यूरोपीय समाज में जो महिलाएं, उनकी समस्याएं हैं। उत्तर औपनिवेशिक समाज जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का समाज है, जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई है, जहाँ पे महिला अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जो ब्लैक वुमेन्स हैं, यहाँ पे ब्लैक वुमेन्स हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। आप नारीवाद को पश्चिमी चश्मे से देखते हो तो उधर अमेरिका और जो यूके है, अगर बात कर लूँ, मैं पूरे यूरोप की बात कर लूँ, तो वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके शोषण के कारण अलग हैं। वहाँ का जो सोसाइटी और समाज है, वो संस्कृति है, वो अलग है। तो आप पूरी दुनिया के जो नारीवाद है, पूरी दुनिया की जो नारीवादी समस्याएं हैं, उनको एक चश्मा से नहीं देख सकते। जो औपनिवेशिक देश हैं, जो उपनिवेश से तत्काल आज़ाद हुए हैं, उनकी जो उन महिलाओं की समस्याएं हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे तो बेसिकली मैंने तैयार किया है, ये कहते हैं कि पश्चिमी नारीवाद की आलोचना की है। पश्चिमी नारीवाद का मतलब है नारीवाद का जो स्वरूप उदारवादी नारीवाद के रूप में हमारे सामने आया था। महिला उत्पीड़न का वर्गीकरण किया। इन्होंने कहा कि भाई आप महिला जो उत्पीड़न है, महिलाओं का, हाँ ये कारण ठीक है कि महिलाओं के उत्पीड़न की एक वजह है वो पुरुष है, लेकिन अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में, कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें जो महिला है उनकी समस्याएं हैं वो एक जैसे नहीं है, सब में अलग अलग हैं।
किन्हीं समाजों में समस्याओं का कारण कुछ और है, किन्हीं विकसित समाजों में समस्याओं का कारण कोई दूसरा है, और अल्प विकसित या जो दूसरे कमजोर या आर्थिक रूप से जो कमजोर राष्ट्र हैं, राज्य हैं, वहां पे महिला समस्याओं का कारण अलग अलग है। तो हमें देखना है कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग देश, अलग अलग समाज, अलग अलग सोसाइटी में महिलाओं के उत्पीड़न के कारण भी अलग अलग हैं। तो हमें उनको अलग अलग देखना होगा। पश्चिमी जो चश्मा है उससे हमें संपूर्ण नारीवाद को हमको नहीं देखना है। तृतीय विश्व के अनुसार परिभाषित हो, ये कहते हैं नारीवाद की जो परिभाषा घड़ी गई है वो केवल और केवल जो यूरोपीय देश हैं, विकसित देश हैं, पश्चिमी देश हैं, या जो व्हाइट वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो गोरी महिलाएं हैं, केवल उनके लिए नारीवाद बनाया गया है और उन्हीं के दर्द को समझने का ये नारीवाद प्रयास करता है। अब हमें जो उत्तर औपनिवेशिक समय बीत गया है, इसके पश्चात हमें थर्ड वर्ल्ड जो है, तृतीय विश्व के जो देश हैं, जो अभी आज़ाद हुए हैं, लोकतंत्र में चले गए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हुई है, तो हमें नारीवाद को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये इस बात की डिमांड करते हैं। और अंतिम जो स्ट्रीम है उसको भी आज शॉर्ट में समझ लें, पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म को आप ये मान सकते हो कि ये दो अवधारणाएं हमको एक साथ मिला दिया गया है। एक का नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, और दूसरा फेमिनिज्म, नारीवाद। तो ये नारी यानी महिला और जो पर्यावरण है उसके पतन को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से जो नारी है उसके अधिकारों का शोषण हुआ है, ठीक वैसे ही जो प्रकृति है, नेचर है, और जो हमारी इकोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसका भी जो शोषण हुआ है वो ठीक इसी तरीके से हुआ है। तो इन दोनों उदाहरणों को मिलाया गया है और दोनों उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ठीक जिस तरह से जो प्रकृति है वो भी केवल हमें देती है, और पुरुष या पुरुषवादी सोच ने, पैट्रियार्की जो है, उसने उसका शोषण ही शोषण किया है, ठीक वैसे ही महिला के साथ हुआ है। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया है। जैसे मैं बात कर लूँ, ये कह रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन है, अपने जो उत्तराखंड में जो हिमालय क्षेत्र में जो महिलाओं के द्वारा वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, तो जो चिपको आंदोलन है वो इसका एक परिणाम के रूप में हम देखते हैं। अगर भारत की बात कर लूँ तो मैं एक कंपटीशन के सवाल के हिसाब से बहुत बार पूछा हुआ है, वंदना सेवा जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद महिला हैं, तो नारीवादी भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। तो पारिस्थितिकी नारीवाद जो एक नई टर्म है, अपेक्षाकृत 21वीं सदी के दृष्टिकोण से इसको हम देख सकते हैं। ये पारिस्थितिकी जो असंतुलन है वो, और जो नारी और पुरुष का संतुलन है, उसको एक साथ देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 5 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से ये आवाज़ें उठाई गई हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए। इनको डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि जो 5 स्ट्रीम्स हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। अगले व्याख्यान में मैं प्रयास करूँगा कि नारीवाद की जो विभिन्न लहरें हैं वो आपको समझा पाऊँ। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।